और प्रशांत किशोर की यही क्वालिटी बाद में ब्रांड मोदी बनाने में की रोल प्ले करने वाली थी, जिसके कारण मोदी को समझ आ गया था कि 2012 के गुजरात इलेक्शन में इस व्यक्ति का इस्तेमाल करना होगा। प्रशांत ने कहा, सर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ हो। और फिर प्रशांत ने वो आइडिया दी जिसने पूरे भारत का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर तो वायरल हो गया कि मोदी का 3D अवतार होगा। फिर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने वो बयान दिया जो प्रशांत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। अय्यर ने कहा था 21st सेंचुरी में नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हाँ, अगर चाय बेचना चाहते हैं तो उनके लिए जगह मिल सकती है। मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने और इस जीत के बाद प्रशांत किशोर रातों रात इंडिया के सबसे फेमस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन गए। मतलब इन्होंने मोदी को बनाया, फिर मोदी को हराया, नीतीश को जिताया, अब नीतीश के अगेंस्ट खड़े हैं हम। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहता है कुछ लोग अपनी मंजिल तय करके पैदा होते हैं और कुछ लोग अपनी मंजिल खुद बनाते हैं, और इसमें से प्रशांत किशोर की कहानी दूसरी वाली है। बिहार के छोटे से गांव से निकलकर इंडियन पॉलिटिक्स के शिखर तक पहुंचने वाला ये शख्स आज देश का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था जितना लगता है। 20 मार्च 1977 की वो सुबह शायद ही किसी को पता हो कि बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से कुन्नार गाँव में एक ऐसा बच्चा जन्म ले रहा है जो आने वाले समय में इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा और दशा बदल देगा। डॉक्टर श्रीकांत पांडे और सुशीला पांडे के घर जन्मे इस बच्चे का नाम रखा गया प्रशांत किशोर। प्रशांत के फादर डॉक्टर श्रीकांत पांडे एक सरकारी डॉक्टर थे और उस समय ये बक्सर में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात थे। लोग इन्हें जनता का डॉक्टर कहकर बुलाते थे क्योंकि ये गरीब लोगों का इलाज बिना पैसा लिए करते थे। इनकी मां सुशीला पांडे एक हाउसवाइफ थी जो अपने बेटे की परवरिश में पूरा ध्यान देती थी। ये एक ब्राह्मण फैमिली था, लेकिन जमींदारी या बड़ी प्रॉपर्टी वाला नहीं, बल्कि एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली जहां इनके फादर की गवर्नमेंट जॉब से घर चलता था। लेकिन इस घर में एक बात खास थी और वो ये थी कि यहाँ एजुकेशन और सर्विस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। जब प्रशांत छोटे थे तो फैमिली कोनार गांव से बक्सर शिफ्ट हो गया क्योंकि इनके फादर की पोस्टिंग बक्सर ही हुई थी, इसलिए ये लोग कोनार गांव से बक्सर शिफ्ट हो जाते हैं। बक्सर जो कभी महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली रही है और जहां भगवान राम लक्ष्मण ने शिक्षा ली थी, उस पावन धरती पर प्रशांत का बचपन बीता। बक्सर के अहिरौली मोड़ के पास नेशनल हाईवे 922 पर इनका घर था और आज भी वो घर वैसा ही खड़ा है जहाँ हीरा मोती नाम की एक महिला घर की देखभाल करती थी। पड़ोसी बताते हैं कि प्रशांत का बचपन बहुत सिंपल था, लेकिन ये हमेशा किताबों में खोए रहते थे। इनके फादर डॉक्टर होने के कारण प्रशांत की शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुई। मतलब जहां जहां इनके फादर की पोस्टिंग होती उसी जगह के गवर्नमेंट स्कूल में इनका एडमिशन हो जाता है। यही कारण है कि प्रशांत को बचपन से ही अलग अलग जगह जाने और नए माहौल में ढलने की आदत हो गई। प्रशांत बचपन से ही मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में बहुत तेज थे। स्कूली दिनों में इनके मैथ के नंबर हमेशा अच्छे आते थे, जिसके कारण इनके फादर चाहते थे कि बेटा IIT में जाए और इंजीनियर बने। और फैमिली वाले सोचते थे कि इतनी अच्छी मैथ की पकड़ है तो जरूर कोई बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। लेकिन प्रशांत का मन कुछ और ही था। ये बचपन से ही एक अलग किस्म के थे। ना तो इन्हें खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी थी और ना ही दोस्तों के साथ मस्ती करने में। ये अक्सर अकेले बैठकर कुछ न कुछ सोचते रहते। बक्सर में 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रशांत ने महर्षि विश्वामित्र यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट के बाद प्रशांत ने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। पटना साइंस कॉलेज बिहार का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था, लेकिन यहाँ भी प्रशांत का मन नहीं लगा। ये अक्सर कहते थे कि उन्हें लगता था जैसे वो गलत जगह फंस गए हैं। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो 10वीं के बाद प्रशांत ने करीब 2 साल का ब्रेक लिया था। जब उनसे पूछा जाता था कि इन 2 सालों में क्या किया, तो वो मुस्कुरा कर कहते वही जो उस उम्र के लड़के करते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का पहला बड़ा ब्रेक था, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद जब पढ़ाई शुरू की तो ये IIT से बचने के लिए दिल्ली चले गए। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस हिंदू कॉलेज में स्टैटिक्स में एडमिशन लिया, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगने लगा जैसे अब सब कुछ सही रास्ते पर आ गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिंदू कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रशांत की तबीयत खराब हो गई। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण इन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस बिहार लौटना पड़ा। ये प्रशांत की जिंदगी का दूसरा बड़ा झटका था। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह से पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस लौटना किसी भी यूथ के लिए निराशजनक हो सकता था। लेकिन वापस बिहार लौटने के बाद प्रशांत ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने फैसला किया कि चाहे जो भी हो ये अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। दिल्ली से निराश होकर अब ये लखनऊ गए और वहां से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। लेकिन ये अभी भी इनकी मंजिल नहीं थी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ये हैदराबाद पहुंचे और वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हैदराबाद में इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। यहाँ उन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सीखी, बल्कि जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना भी सीखा। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद प्रशांत ने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये फैसला इनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के फील्ड में जाकर इन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये सही रास्ते पर है।
अब पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते ही प्रशांत को यूनाइटेड नेशन में जॉब मिल गई। ये इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो लड़का कभी पढ़ाई बीच में छोड़कर भागता था, वो आज यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था। यूएन में इनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई, एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के लिए। यहाँ प्रशांत ने पहली बार महसूस किया कि वो काम में एक्सपर्ट है। इनकी एनालिटिकल स्किल्स और डाटा को समझने की एबिलिटी को लोगों ने पहचाना। और हैदराबाद में काम करते समय प्रशांत की मुलाकात जानवी दास से हुई, जो असम की रहने वाली एक डॉक्टर थी। दोनों ने यूएन के हेल्थ प्रोग्राम में एक साथ काम किया और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। बाद में दोनों ने शादी कर ली और इनका एक बेटा भी हुआ। हैदराबाद के बाद प्रशांत की दूसरी पोस्टिंग बिहार में हुई, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए। ये उस समय की बात है जब बिहार में राबड़ी देवी की आरजेडी सरकार थी। तो बिहार वापस आकर प्रशांत ने अपने बचपन के राज्य की यानी बिहार की हालत देखी तो ये हैरान रह गए, क्योंकि जिस बिहार में ये पैदा हुए थे वही बिहार अब देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक था। पोलियो कैंपेन के दौरान इन्होंने गांव-गांव का दौरा किया और देखा कि कैसे बच्चों के पास ठीक से कपड़े और जूते तक नहीं है। तो यहीं पर प्रशांत के मन में पहली बार लगा कि सिर्फ हेल्थ प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा, बल्कि बिहार को बदलने के लिए कुछ और करना होगा। लेकिन उस समय ये नहीं जानते थे कि ये कुछ और क्या है। अब बिहार में काम पूरा करने के बाद प्रशांत को यूएन हेडक्वार्टर्स भेजा गया अमेरिका में। ये किसी भी यंग प्रोफेशनल्स के लिए सपनों जैसा था। न्यूयॉर्क में यूएन का ऑफिस, अच्छी सैलरी और इंटरनेशनल एक्सपोजर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन प्रशांत का मन अमेरिका में नहीं लगा। ये बताते हैं कि वहाँ उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता था। इंडियन रूट वाले एक व्यक्ति के लिए अमेरिकी कल्चर में घुलना मिलना आसान नहीं था। हालांकि बीच में यूएन के सीनियर को लगा कि प्रशांत को कोई और चैलेंज दिया जाना चाहिए और इसलिए इन अफ्रीका के चैड देश भेजा गया डिवीजन हेड की पोजीशन पर। चैड अफ्रीका में प्रशांत को पहली बार लीडरशिप का मौका मिला। ये वहाँ यूएन एड मिशन के हेड थे और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे देश में हेल्थ प्रोग्राम को चलाना। इसलिए चैड में इन्होंने करीब 4 साल काम किया। वहाँ प्रशांत ने पहली बार सीखा कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। चैड एक पुअर अफ्रीकन कंट्री था जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन प्रशांत ने वहाँ बेहतरीन काम किया। चैड में काम करते समय प्रशांत ने इंडिया के हाई ग्रोथ स्टेट्स में माल न्यूट्रिशन पर एक डिटेल्ड स्टडी की। इस स्टडी में इन्होंने पाया कि गुजरात जैसे इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव स्टेट में भी माल न्यूट्रिशन की स्थिति काफ़ी खराब है। इन्होंने ये पेपर माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया नाम से लिखा। ये पेपर बाद में प्रशांत की जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ, क्योंकि ये पेपर पढ़कर ही गुजरात के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रशांत से कॉन्टैक्ट किया था। 2011 तक प्रशांत यूएन में अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके थे। इनकी सैलरी अच्छी थी, करियर ब्राइट था और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा था। वाइफ भी डॉक्टर थी और जिंदगी सेटल लग रही थी। लेकिन फिर वही पुराना पैटर्न रिपीट हुआ। प्रशांत का मन यूएन की जॉब में भी नहीं लग रहा था। ये कहता है कि उन्हें लगता था जैसे वो कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बड़ा काम किया है। तभी इसी दौरान गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने प्रशांत के माल न्यूट्रिशन पेपर को पढ़ा और इन्हें गुजरात आने का इनविटेशन दिया, क्योंकि मोदी चाहते थे कि प्रशांत गुजरात आकर हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करे। प्रशांत के लिए एक डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि एक तरफ यूएन की सिक्योर जॉब थी और दूसरी तरफ मोदी का ऑफर था जिसमें कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन प्रशांत ने फैसला किया कि वो इंडिया वापस आकर कुछ नया ट्राई करेंगे और इस तरह 2011 में प्रशांत किशोर ने अपनी 8 साल की यूएन करियर को अलविदा कह दिया और भारत वापस आ गए। जो व्यक्ति कभी पढ़ाई बीच में छोड़कर भागता था, आज यूनाइटेड नेशन जैसी प्रेस्टिजियस जॉब छोड़कर एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ जा रहा था, जो उस टाइम के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ऑफर किया गया था। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया, गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी ने प्रशांत का रिसर्च पेपर पढ़ा था, माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया। ये पेपर इतना इंप्रेसिव था कि मोदी ने तुरंत प्रशांत को गुजरात आने का इनविटेशन दिया। मोदी को लगा था कि शायद इस यंग प्रोफेशनल के पास कुछ ऐसी इनसाइट्स है जो गुजरात के माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इसलिए मोदी जी ने प्रशांत किशोर को बुलाया, जिसके कारण प्रशांत ने यूएन की सिक्योर जॉब छोड़कर गुजरात जाने का फैसला किया। ये एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन शायद यही रिस्क इन्हें हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका देने वाला था। तो ऑफर के बाद प्रशांत यूएन से गुजरात आए। गुजरात आने के बाद जब प्रशांत पहली बार गांधीनगर के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंचे, तो वो सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में आए थे। मोदी ने उनसे कहा था कि गुजरात के माल न्यूट्रिशन के डाटा को करेक्ट करना है और प्रॉपर सर्वे करना है। लेकिन मोदी जैसे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन की नजर से प्रशांत की असली एबिलिटी छुप नहीं सकती थी। कुछ ही दिनों में मोदी ने देखा कि ये व्यक्ति सिर्फ हेल्थ डाटा को समझता नहीं है, बल्कि इसे लोगों तक पहुंचाने का भी बेहतरीन तरीका जानता है। प्रशांत जब मोदी के लिए कोई स्पीच ड्राफ्ट करते या कोई
प्रेजेंटेशन बनाते तो मोदी हैरान रह जाते कि कैसे ये आदमी स्टैटिक्स को इतनी आसान भाषा में कन्वर्ट कर देता है। और यहीं से धीरे धीरे प्रशांत का काम हेल्थ कंसल्टेशन से पॉलिटिकल कंसल्टेशन में बदलने लगा, जिसकी वजह से प्रशांत की कैपेबिलिटी देखकर मोदी ने एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने प्रशांत को अपने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में परमानेंट डेस्क दे दी। ये किसी आउटसाइडर के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आमतौर पर सीएमओ में सिर्फ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और ट्रस्टेड पॉलिटिकल एड्स को ही जगह मिलती है, और यही जगह प्रशांत किशोर को मिल गई थी, क्योंकि मोदी ने महसूस कर लिया था कि प्रशांत में कुछ खास बात है। इसलिए ये कहते थे कि ये लड़का डाटा को स्टोरी की तरफ पेश कर सकता है। और प्रशांत किशोर की यही क्वालिटी बाद में ब्रांड मोदी बनाने में की रोल प्ले करने वाली थी। प्रशांत अब सिर्फ माल न्यूट्रिशन पर काम नहीं कर रही थी, ये मोदी को हर स्पीच में इनपुट देते, हर पॉलिसी डिसीजन में अपनी एनालिटिकल थिंकिंग शेयर करते, जिसके कारण मोदी को समझ आ गया था कि 2012 के गुजरात इलेक्शन में इस व्यक्ति का इस्तेमाल करना होगा। और हुआ यही। 2012 में प्रशांत ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया रखा मोदी के सामने। इन्होंने कहा, सर अगर आपको 2014 में दिल्ली जाना है तो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना होगा। मोदी ने पूछा क्या करना होगा। प्रशांत ने अपना प्लान रखा, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। इसमें कंट्री के बेस्ट यंग प्रोफेशनल्स को लाना होगा, आईआईटी, आईआईएम, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स। ये लोग अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर आपके कैंपेन के लिए काम करेंगे। मोदी को ये आइडिया बहुत पसंद आई। ये समझ गए कि ट्रेडिशनल बीजेपी वर्कर्स के अलावा अगर एजुकेटेड यूथ की एक आर्मी बनाई जाए तो कैंपेन का लेवल ही अलग हो जाएगा। इसलिए मोदी जी इसके लिए राजी हो गए। तो सीएजी यानी सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाने के बाद प्रशांत ने एक अनोखा काम किया। इन्होंने अपने पुराने कॉन्टेक्ट्स यूज करके आईआईटी, आईआईएम, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के ग्रेजुएट्स को अप्रोच किया। ये लोग मैकिन्से, गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज में काम कर रहे थे और अच्छी सैलरी पा रहे थे। लेकिन प्रशांत ने उन्हें एक अलग सपना दिखाया। इन्होंने कहा, भाई तुम्हारी एमबीए की डिग्री का असली इस्तेमाल करना है तो आओ और देश की राजनीति बदलने में हाथ बटाओ। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सैकड़ों यंग प्रोफेशनल्स ने अपनी सिक्योर जॉब छोड़कर सीएजी ज्वाइन की। करीब 200 लोगों की टीम बन गई जो पूरी तरह से मोदी के कैंपेन के लिए डेडिकेटेड थी। कॉर्पोरेट फंडिंग और लोधा ग्रुप का सपोर्ट था। हालांकि सीएजी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए प्रशांत ने बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने कॉर्पोरेट हाउस से फंडिंग मांगी, लेकिन पॉलिटिकल डोनेशन के रूप में नहीं, बल्कि यूथ मूवमेंट के रूप में। तो लोधा ग्रुप, एचडीएफसी, रिलायंस म्यूचुअल फंड, क्रॉसवर्ड जैसी कंपनीज ने सीएजी को फंड किया। इन कंपनीज को लगा कि ये यंग प्रोफेशनल्स कुछ अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नेंस के फील्ड में, तो उन्होंने सीएजी को फंड दे दिया। ये फंडिंग मॉडल भी बहुत इनोवेटिव था। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी तो इंडस्ट्रियलिस्ट से डोनेशन मांगती थी, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फंडिंग आ रही थी। तो अब ये सब होने के बाद समय आता है 2012 के गुजरात असेंबली इलेक्शन का, जिसमें मोदी जी तीसरी बार जीतना चाहते थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का डर था, जिसके कारण प्रशांत ने कहा, सर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ हो। और फिर प्रशांत ने वो आइडिया दी जिसने पूरे भारत का ध्यान खींचा, और वो था 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हॉलीवुड में मैडोना और मैरी क्यूरी यूज करती थी, लेकिन इलेक्शन में इसका यूज कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये टेक्निक प्रशांत किशोर के आइडिया के तहत पहली बार इस्तेमाल हो रहा था। तो 10 दिसंबर 2012 को हिस्ट्री क्रिएट हुआ, क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी ने एक साथ ट्रिपल लोकेशन पर अपना स्पीच दिया, वो भी होलोग्राम के जरिए। ये पेपर्स घोस्ट एल्यूजन टेक्निक का उपयोग था, जहां मोदी का 3D इमेज दिखता था, लेकिन वो फिजिकली सिर्फ एक जगह थी। लोग हैरान थे, उन्हें लगता था जैसे मोदी सचमुच उनके सामने खड़े हैं। ये 55 मिनट का स्पीच था जो साइमल्टेनियसली 53 लोकेशन पर ब्रॉडकास्ट हुआ। इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मोस्ट साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट ऑफ पीपल्स घोस्ट इल्यूजन। हालांकि हर होलोग्राम रैली की कॉस्ट 4 से 5 लाख थी, लेकिन इम्पैक्ट जबरदस्त था। लोगों ने कभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी। सोशल मीडिया पर तो वायरल हो गया कि मोदी का 3D अवतार। जबकि 2012 के गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आने पर मोदी ने तीसरी बार कॉन्सिक्यूटिव जीत हासिल की, जिसमें ये हैट्रिक विक्ट्री थी। और इसमें मोदी के जीतने में प्रशांत किशोर के इनोवेटिव कैंपेन स्ट्रेटेजी का बड़ा हाथ था। इस जीत के बाद मोदी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। ये समझ गए कि प्रशांत के पास वाकई में कुछ खास है। इसलिए मोदी जी के मन में 2014 के लोकसभा इलेक्शन की प्लानिंग शुरू हो गई। प्रशांत भी खुश थे, क्योंकि इन्होंने पहली बार प्रूफ किया था कि टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स का यूज करके इलेक्शन जीते जा सकते हैं, और ट्रेडिशनल रैलीज और पोस्टर बैनर की जबाने को चैलेंज किया जा सकता है। अब 2013 में आते आते मोदी और प्रशांत दोनों जानते थे कि 2014 का लोकसभा इलेक्शन इनके लिए डू और डाई का मामला है। प्रशांत ने कहा, सर गुजरात में जो एक्सपेरिमेंट किया उसे पूरे देश में करना होगा, लेकिन स्केल बिल्कुल अलग होगा। फिर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने वो बयान दिया
जो प्रशांत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। अय्यर ने कहा था 21st सेंचुरी में नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हाँ, अगर चाय बेचना चाहते हैं तो उनके लिए जगह मिल सकती है। प्रशांत ने तुरंत मोदी से कहा, सर ये तो सोने पे सुहागा है, हम इसी चाय वाले एंगल को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। इसलिए 12 फरवरी 2014 की शाम अहमदाबाद के एक टी स्टॉल से प्रशांत किशोर का दूसरा मास्टर स्ट्रोक लॉन्च हुआ, चाय पे चर्चा विद नमो। ये कैंपेन इतना इनोवेटिव था कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे स्टडी करने लगे। कॉन्सेप्ट ये था कि मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 1000+ टी स्टॉल से साइमल्टेनियसली बात करेंगे। 300+ सिटीज में ये लोकेशन सेटअप किए गए, लोग अपने लोकल टी स्टॉल पर जाकर डायरेक्टली मोदी से बात कर सकते थे। पहले सेशन का टॉपिक था गुड गवर्नेंस। मोदी ने कहा, टी स्टॉल एक फुटपाथ पार्लियामेंट की तरह है जहां वर्ल्ड के सारे इशू डिस्कस हो सकते हैं, गांव की समस्या से लेकर इजराइल और मार्स तक की बात। प्रशांत ने चाय पे चर्चा के लिए 5 मीडियम का इस्तेमाल किया, डीटीएच, सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया। ये मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच उस टाइम के लिए रिवॉल्यूशनरी था। 30 लोकेशन पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी जहां लोग मोदी से सीधे क्वेश्चन पूछ सकते थे। बाकी लोकेशन पर मोदी का स्पीच ब्रॉडकास्ट होता था, फ्री में चाय मिलती थी और बीजेपी सारा एक्सपेंस उठाती थी। दूसरा सेशन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर रखा गया, टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट। इस बार स्केल और भी बड़ा था, 1500+ लोकेशन और 30 इंटरनेशनल लोकेशन 15 कंट्रीज में। प्रशांत की विजन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इन्होंने चाय पे चर्चा को इंटरनेशनल बनाया। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे 15 कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए। ये पहला मौका था जब कोई इंडियन पॉलिटिशियन इतने बड़े स्केल पर इंटरनेशनल ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा था इलेक्शन के दौरान। और एनआरआई कम्युनिटी में मोदी के लिए तो अनप्रेसिडेंटेड एंथुजियाज्म देखा गया। गुजरात के 53 लोकेशन के एक्सपेरिमेंट को प्रशांत ने 2014 में 700+ लोकेशन तक बढ़ाया। मोदी ने फिजिकल रैली भी की 477+, लेकिन 3D वर्चुअल रैलीज की संख्या और भी ज्यादा थी। हर रात मोदी अपने गुजरात के रेसिडेंस पर आकर 3D रिकॉर्डिंग करते थे। दिन में ट्रेडिशनल रैलीज, रात में 3D रिकॉर्डिंग। ये शेड्यूल बहुत हैटिक था, लेकिन इम्पैक्ट जबरदस्त था। सिर्फ 3D कैंपेन पर बीजेपी ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 10 करोड़ सिर्फ लाइसेंसिंग फीस में गए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वर्थ था क्योंकि मोदी का मैसेज साइमल्टेनियसली 100 लोकेशन पर पहुंच रहा था। हालांकि प्रशांत ने इन कैंपेन के साथ साथ सोशल मीडिया को भी वेपन बनाया। मोदी के ट्विटर पर 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, फेसबुक पर 13 मिलियन लाइक्स आ गए, यूट्यूब पर मोदी के स्पीच के 13 मिलियन व्यूज थे। ये पहला इलेक्शन था जब सोशल मीडिया ने डाइसेसिव रोल प्ले किया। प्रशांत की टीम ने सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया, पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करना, नेगेटिव कंटेंट को काउंटर करना और इंटरेक्टिव कैंपेन रन करना। प्रशांत के कैंपेन स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था रीच। मोदी ने टोटल 814 मिलियन एलिजिबल वोटर्स में से 814 मिलियन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच किया। इसमें से 130 मिलियन लोगों को एसएमएस, व्हाट्सएप और वॉइस कॉल के जरिए कॉन्टेक्ट किया गया। कंपैरिजन के लिए राहुल गांधी का आउटरीच सिर्फ 133 मिलियन था। ये मैसिव डिफरेंस प्रशांत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक्सक्यूशन का रिजल्ट था। तो अब ये सब होने के बाद जब 15 मई 2014 को रिजल्ट आया तो पूरा इंडिया हैरान रह गया। बीजेपी ने 282 सीट्स जीती, कंप्लीट मेजोरिटी अकेले दम पर। ये 1984 के बाद पहला मौका था जब किसी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। मतलब एनडीए टोटल मिलाकर 336 सीट पर पहुंच गई। मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने और इस जीत के बाद प्रशांत किशोर रातों रात इंडिया के सबसे फेमस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन गए। विक्ट्री के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि सीएजी के 200 यंग प्रोफेशनल्स का क्या होगा। इन लोगों ने अपनी ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़कर मोदी के कैंपेन में सब कुछ झोंक दिया था। गांधीनगर में बीजेपी लीडर्स के साथ 2 दिन की मीटिंग हुई जिसमें सीएजी टीम के फ्यूचर पर डिस्कशन हुई। कई लोगों को गवर्नमेंट में पोजीशन का ऑफर आया, कुछ को एमपी के साथ एडवाइजरी रोल मिले, लेकिन प्रशांत का मन कुछ और था। वे चाहते थे कि सीएजी एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बने जो गवर्नेंस के फील्ड में कंटिन्यूअसली काम करे। लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट के लिए जगह नहीं थी और इस तरह प्रशांत ने अपनी करियर का सबसे सक्सेसफुल चैप्टर पूरा किया। जो व्यक्ति 2011 में यूएन की जॉब छोड़कर आया था वो 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बनाने वाला मास्टरमाइंड बन चुका था। ब्रांड मोदी बनाना, चाय पे चर्चा लॉन्च करना, 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को पॉलिटिक्स में लाना, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन करना, ये सब प्रशांत की इनोवेशन थी जिन्होंने इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। 15 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने तो प्रशांत किशोर को लगा था कि अब उनके सपनों का भारत बनेगा। लेकिन दिल्ली की राजनीति में कुछ और ही खेल चल रहा था। जो व्यक्ति कभी मोदी का सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिस्ट था उसे अब धीरे धीरे सत्ता के गलियारों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। और इसमें असली समस्या तब शुरू हुई जब अमित शाह मोदी के पास आए। शाह को 2010 में गुजरात से निकाला गया था,
लेकिन अब वे बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए थे और अमित शाह का मानना था बीजेपी को किसी बाहरी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। प्रशांत को महसूस हुआ कि उनकी पहुंच मोदी तक अब बहुत सीमित हो गई है। पहले वे सीधे पीएमओ जा सकते थे, अब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। बीजेपी के नेता उनसे बात करते वक्त वेंडर शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे, जैसे वो कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई ट्रस्टेड एडवाइजर नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत का सबसे बड़ा दुख था कि सीएजी को डिसॉल्व कर दिया गया। वो 200 यंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने अपनी ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़कर मोदी के ड्रीम के लिए काम किया था, अब बेरोजगार हो गए। कुछ को गवर्नमेंट में छोटी मोटी पोजीशन मिली, लेकिन ज्यादातर को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। प्रशांत कहते थे कि मोदी सरकार वो प्रोमिसेस डिलीवर नहीं कर रही जो इलेक्शन के वक्त की गई थी। वे चाहते थे कि गवर्नेंस में कोई रिवोल्यूशनरी चेंज आए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वही पुराना चल रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने जिस ब्रांड मोदी को बनाया था वो अब उनसे दूर हो रहा है। इसके बाद जब बिहार में 2015 के असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई, तो प्रशांत के सामने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आई। नीतीश कुमार जो कभी मोदी के एली थे, अब बीजेपी से अलग हो गए थे और अपोजिशन में खड़े थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नीतीश चाहते थे कि प्रशांत उनकी मदद करे। तो प्रशांत के लिए ये सिर्फ प्रोफेशनल असाइनमेंट नहीं था, ये पर्सनल था। वे कहते थे, मैं मोदी को जानता हूं, मैंने उन्हें बनाया है, अब मैं उन्हें हराना भी जानता हूं। पवन के वर्मा ने प्रशांत को नीतीश से मिलवाया। नीतीश को लगा कि अगर कोई व्यक्ति मोदी के कैंपेन को समझ सकता है तो वो प्रशांत है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि प्रशांत खुद मोदी से नाराज थे, इसलिए प्रशांत ने नीतीश के लिए एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने चाय पे चर्चा का काउंटर बनाया, पर्चा पे चर्चा। ये कैंपेन पैम्पलेट के जरिए होती थी, जहां लोगों से पूछा जाता था कि नीतीश गवर्नमेंट के 10 साल के परफॉर्मेंस पर उनकी क्या राय है। इसके साथ ही हर घर दस्तक कैंपेन भी लॉन्च किया गया। ये डोर टू डोर कैंपेनिंग थी जो बिहार के हर घर तक पहुंची। प्रशांत ने कहा था, चैलेंज ये था कि नीतीश कुमार ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं थे, अगर उनके बारे में बात होती भी थी तो कंट्रोवर्शियल रीजन से। हमारा एम था इसे पर्सनैलिटी बैटल बनाना। प्रशांत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस ये थी कि उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच ब्रिज का काम किया। दोनों नेताओं के बीच कम्युनिकेशन गैप था और प्रशांत ने गो बिटवीन की भूमिका निभाई। लालू बताते हैं कि प्रशांत के प्लीजिंग मैनर की वजह से उन्हें हैंडल करना आसान था। प्रशांत ने कैंडिडेट सिलेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैंपेन के दौरान प्रशांत ने एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी चलाई। जब भी मोदी कोई रैली करते, उससे पहले सारे रूट्स पर नीतीश के पोस्टर लगवा देते। मोदी के मुजफ्फरपुर रैली से पहले उन्होंने ट्विटर से रियल टाइम क्वेश्चन फायर किए, जिससे मोदी अपना प्लान्ड स्पीच छोड़कर उन ट्वीट्स के जवाब देने लगे। जब बिहार के रिजल्ट्स आए तो पूरा इंडिया हैरान रह गया। महागठबंधन ने 178 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी और जेडीयू जो अब एनडीए के साथ थी सिर्फ 58 सीट्स पर सिमट गई। ये मोदी के लिए 2014 के बाद पहली बड़ी हार थी, लेकिन प्रशांत के लिए ये स्वीट रिवेंज थी। वे कहते थे, 2014 में हम इनकम्बेंट के अगेंस्ट लड़े थे, 2014 में हमें इनकम्बेंट को जीतना था। ये उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का प्रूफ था कि वो दोनों साइड से कैंपियन जीत सकते हैं। बिहार की जीत के बाद प्रशांत ने समझ लिया कि अब उनका फ्यूचर किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। उन्होंने अपनी सीएजी टीम को दोबारा ऑर्गेनाइज किया और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपीएसी नाम दिया। आईपीएसी की टैगलाइन थी, द प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स टू पार्टिसिपेट इन एंड मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल अफेयर्स एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री विदाउट नेसेसरली बीइंग पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये एक बिजनेस मॉडल था जहां प्रशांत प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन गए थे। वो अब किसी आइडियोलॉजी या पार्टी से बाउंड नहीं थे। इनका क्राइटेरिया सिर्फ एक था, विजनरी लीडर्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन प्रशांत की पहली बड़ी फेलियर 2017 के उत्तर प्रदेश इलेक्शन में आई, जब ये कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे। इन्होंने यूपी के लड़के स्लोगन बनाया था जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मोदी अमित शाह के अगेंस्ट प्रोजेक्ट करता था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 7 सीट जीत सकी। ये प्रशांत के करियर की सबसे बड़ी फेलियर थी। बाद में ये कहते थे कि कांग्रेस के साथ बुरा एक्सपीरियंस था, मेरे हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद 2019 में प्रशांत को एक परफेक्ट क्लाइंट मिला, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। जगन के फादर वाईएस राजेश खर्रा रेड्डी प्रशांत के हीरो थे और ये बहुत एक्साइटेड थे जगन के साथ काम करने के लिए। तो इसके चलते इनके आईपीएसी ने 709 दिन तक कैंपेन चलाया, 35 कैंपेन एक्सिक्यूट किए, जिसमें 18 ऑनलाइन थी। जगन का 15 महीने का प्रजा संकल्प पद यात्रा भी प्रशांत की प्लानिंग का हिस्सा था और रवाली जगन कवाली जगन कैंपेन सॉन्ग ने 2.25 करोड़ व्यूज पाए, जिसके कारण रिजल्ट में वाईएसआरसीपी ने 151 आउट ऑफ 175 सीट्स जीती। ये आईपीएसी का सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था टर्म्स ऑफ सीट्स परसेंटेज में।
इसके अलावा प्रशांत का अगला बिग सक्सेस अरविंद केजरीवाल के साथ आया दिल्ली 2020 इलेक्शन में। आम आदमी पार्टी को लगता था कि सीएए एनआरसी के इशू पर बीजेपी से मुश्किल होगी। प्रशांत ने केजरीवाल को सिर्फ एक एडवाइस दी, कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड ड्रॉप करो और डेवलपमेंट मैन बनकर फोकस करो। मतलब स्ट्रेटजी ये थी कि पीएम मोदी को टारगेट नहीं करना, क्योंकि बहुत से बीजेपी वोटर्स असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो कैंपेन का फोकस सीसीटीवी, फ्री बस राइड, स्कूल विद स्विमिंग पूल्स, मोहल्ला क्लीनिंग्स पर था। और रिजल्ट में आम आदमी पार्टी ने 62 आउट ऑफ 70 सीट्स जीती। प्रशांत का ट्वीट था, थैंक यू दिल्ली फॉर स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट द सोल ऑफ इंडिया। अब अरविंद केजरीवाल को जिताने के बाद 2021 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन प्रशांत के करियर का सबसे बड़ा टेस्ट था। बीजेपी ने 2019 में 18 आउट ऑफ 42 लोकसभा सीट्स जीती थी और मोदी अमित शाह पूरी ताकत से बंगाल जीतना चाहते थे। ममता बनर्जी ने प्रशांत से कहा था जल्दी जाओ, क्योंकि उन्हें अर्जेंट अमेंड्स करना था 2019 के हार के बाद। तो प्रशांत ने ममता बनर्जी के लिए 3 मेजर कैंपेन्स लॉन्च किए। पहला दीदी के बोलो, दूसरा दुआरे सरकार, तीसरा बंगला नीजर माई के चाय। तो इसमें सबसे बोल्ड मूव ये था कि प्रशांत ने दिसंबर 2020 में पब्लिक डेयर किया और कहा वेस्ट बंगाल में बीजेपी को डबल डिजिट्स पार करने में भी मुश्किल होगी और अगर बीजेपी ममता से अच्छा परफॉर्म करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। लेकिन जब बंगाल का रिजल्ट आया तो टीएमसी ने 213 आउट ऑफ 294 सीट्स जीती, बीजेपी सिर्फ 77 पर रुक गई। प्रशांत की प्रेडिक्शन सही साबित हुई, लेकिन विक्ट्री के दिन ही प्रशांत ने शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। इन्होंने कहा 6 चीफ मिनिस्टर्स को इलेक्शन जिताने के बाद आज से मैं ये सारी चीजें छोड़ रहा हूँ। और प्रशांत किशोर ये सब छोड़कर मई 2022 में अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जन सुराज अभियान। अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक इन्होंने 3500 प्लस किलोमीटर का पद यात्रा किया, 5000 प्लस गांव को विजिट किया। ये सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन नहीं था बल्कि सोशल मूवमेंट था जिसका गोल था ग्रास रूट्स लीडर को आइडेंटिफाई करना और 10 ईयर डेवलपमेंट रोड मैप तैयार करना। तो 2 साल के पद यात्रा के बाद प्रशांत ने आखिरकार जन स्वराज पार्टी की ऑफिशियल लॉन्च की। ये गांधी जयंती के दिन था जो सिंबॉलिक था। पार्टी के पास ऑलरेडी 1.25 करोड़ मेंबर्स हैं और हर महीने 3 से 4 लाख न्यू मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी ने अनाउंस किया कि वे 2025 बिहार असेंबली इलेक्शन में सभी 243 सीट्स पर कंटेस्ट करेंगे। तो इसमें प्रशांत का एजेंडा है कि वो 10 साल में एजुकेशन में 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, लिकर बैन हटाकर रेस 20,000 करोड़ जनरेट करना और 4% सॉफ्ट लोन होगा वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत अब उसी नीतीश कुमार के अगेंस्ट खड़े हैं जिससे उन्होंने 2015 में जिताया था। और इस तरह प्रशांत किशोर की कहानी ने फुल सर्कल ले लिया। जो व्यक्ति 2011 में यूएन की जॉब छोड़कर मोदी के साथ आया था, 2015 में मोदी के अगेंस्ट खड़ा हुआ, फिर मल्टीपल पार्टीज के साथ काम किया, 2021 में रिटायरमेंट अनाउंस की और 2024 में अपनी खुद की पार्टी बनाकर बिहार की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एंट्री ले लिया। तो प्रशांत किशोर की ये जर्नी दिखाती है कि आज के समय में पॉलिटिक्स कितना फ्यूल्ड है। आइडियोलॉजी से ज्यादा स्ट्रेटजी मैटर करती है और एक स्किल्ड स्ट्रेटजिस्ट कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नैरेटिव्स बनाकर इलेक्शन जीत सकता है। मतलब इन्होंने मोदी को बनाया, फिर मोदी को हराया, नीतीश को जिताया, अब नीतीश के अगेंस्ट खड़े हैं, ममता को 3rd टर्म दिलाया, जगन को पावर में लाया, केजरीवाल को दिल्ली में स्टेबलाइज किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जो व्यक्ति दूसरों को जिताने में एक्सपर्ट है वो खुद इलेक्शन जीत सकता है? अभी ये बात तो नवंबर दिसंबर में ही पता चलेगी। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।